बुक शेल्फ टॉक में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज पर गहराई से बात करने जा रहे हैं जो हम सभी चाहते हैं, लेकिन जो आज की दुनिया में शायद सबसे मुश्किल से मिलती है, फोकस यानी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। हम सब ने ये नाम सुने हैं, स्टीव जॉब्स, एलोन मस्क, मोहम्मद अली। ये लोग अपने अपने फील्ड के शिखर पर पहुंचे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उनके पास भी दिन में वही 24 घंटे थे जो हमारे पास है। तो फिर फर्क कहाँ था? आज की हमारी चर्चा का मिशन यही समझना है कि फोकस की इस कला में महारत कैसे हासिल की जाए। बिल्कुल। और ये सिर्फ इच्छा शक्ति या हार्ड वर्क की बात नहीं है। इसके पीछे साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस के कुछ बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत काम करते हैं। आज हम उन्हीं स्रोतों के आधार पर बात करेंगे जो बताते हैं कि कैसे डिस्ट्रैक्शन सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि हमारे दिमाग की एक कमजोरी है जिसका फायदा उठाया जाता है। और हम ये भी समझेंगे कि अपने लक्ष्यों पर लेजर जैसा फोकस बनाने के लिए हमें अपने दिमाग को ट्रेन कैसे करना होगा। ठीक है, तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। शुरुआत एक बहुत ही आम एक कॉमन सिचुएशन से करते हैं। एक स्टूडेंट है, मान लीजिए उसका नाम रोहन है, जो पढ़ने बैठता है, लेकिन उसका फोन बार बार बजता है, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, दोस्तों के मैसेज। ये कहानी हम सब ने जी है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली और आसान तकनीक दिमाग में आती है वो है पोमोडोरो। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ये वाकई काम करता है या ये सिर्फ एक और प्रोडक्टिविटी हैक है जो सुनने में अच्छा लगता है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ज्यादातर लोग पोमोडोरो को सिर्फ एक टाइम मैनेजमेंट टूल की तरह देखते हैं, लेकिन इसकी असली ताकत वो इसके मनोविज्ञान में छिपी है। देखिए, किसी भी काम को शुरू करने में सबसे बड़ी बाधा होती है आलस या उस काम का बड़ा दिखना। हमारा दिमाग 2 घंटे की पढ़ाई के विचार से ही थक जाता है। हाँ, सही बात है। लेकिन जब आप उसे कहते हैं कि सिर्फ 25 मिनट, तो ये लक्ष्य बहुत छोटा और हासिल करने लायक लगता है। ये शुरुआत करने की जो हिचकिचाहट है उसे खत्म कर देता है। अच्छा, तो ये दिमाग को एक तरह से धोखा देने जैसा है? आप ऐसा कह सकते हैं, हाँ। और एक बार जब आप काम शुरू कर देते हैं तो आप अक्सर फ्लो की स्थिति में आ जाते हैं, जहां आपका ध्यान पूरी तरह से काम में डूब जाता है। वो 25 मिनट कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। और वो जो 5 मिनट का ब्रेक है वो भी बहुत जरूरी है। वो आपके दिमाग को कॉग्निटिव लोड मानसिक बोझ से बचाता है। लगातार काम करने से दिमाग थक जाता है और गलतियां करने लगता है। ये छोटे छोटे ब्रेक उसे रीसेट होने का मौका देते हैं। सही है। और इसी से जुड़ी एक और आदत है टू डू लिस्ट बनाना। रोहन ने भी यही किया, अपने कामों को प्राथमिकता दी। पर क्या ये सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड रहने का तरीका है या इसका भी कोई गहरा मनोवैज्ञानिक असर होता है? इसका बहुत गहरा असर होता है। यहाँ डिसीजन फटीग यानी निर्णय लेने से होने वाली थकान का कॉन्सेप्ट काम आता है। हमारे दिमाग के पास हर दिन फैसले लेने की एक लिमिटेड एनर्जी होती है। जब आप सुबह उठकर ये सोचते हैं कि पहले क्या करूं, गणित या अंग्रेजी, तो आप अपनी उस कीमती मेंटल एनर्जी को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन जब आपके पास पहले से एक लिस्ट होती है तो दिमाग को निर्णय नहीं लेना पड़ता, उसे सिर्फ काम करना होता है। एग्जैक्टली। आपकी सारी ऊर्जा काम पर लगती है, योजना बनाने पर नहीं। ये तो हुए बुनियादी तरीके जो किसी के भी काम आ सकते हैं। लेकिन मुझे हमेशा ये जानने की उत्सुकता रही है कि जो लोग सच में दुनिया पर असर डालते हैं, जैसे स्टीव जॉब्स या मोहम्मद अली, क्या वे भी सिर्फ पोमोडोरो और टू डू लिस्ट से काम चलाते थे या उनके पास फोकस का कोई गहरा अलग स्तर था? उनका स्तर निश्चित रूप से अलग था। वो सिर्फ अपने समय को मैनेज नहीं कर रहे थे, वे अपने मन को मैनेज कर रहे थे। और यहीं पर विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन और अपने माहौल को डिजाइन करने जैसी शक्तिशाली तकनीकें सामने आती हैं। चलिए विजुअलाइजेशन से शुरू करते हैं। मोहम्मद अली का जिक्र हमेशा आता है। वो कहते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट, और फिर वो बन भी गए। लेकिन ये सिर्फ खुद को मोटिवेट करने से ज्यादा कैसे है? मैं भी सोच सकती हूँ कि मैं दुनिया की सबसे अमीर इंसानों पर, उससे क्या होगा? ये किसी सपने या कल्पना से अलग कैसे है? ये कल्पना से बहुत अलग है, क्योंकि ये एक तरह की मानसिक रिहर्सल है। यहाँ न्यूरोसाइंस की एक दिलचस्प बात सामने आती है। जब आप किसी एक्शन को बहुत गहराई और विस्तार से कल्पना करते हैं, जैसे अली अपने हर पंच, हर मूव, यहाँ तक कि रेफरी को अपना हाथ उठाते हुए देखते थे, तो आपके दिमाग के वही न्यूरल पाथवे सक्रिय होते हैं जो असल में उस काम को करते समय होते हैं। इसे मोटर इमेजरी कहते हैं।
मतलब उनका दिमाग और शरीर असल में रिंग में उतरने से पहले ही हजारों बार, हाँ हजारों बार उस फाइट की प्रैक्टिस कर चुके होते थे। बिल्कुल। वाह। उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस जीत को एक जानी पहचानी हकीकत की तरह देखने लगता था। इसलिए जब वो कहते थे कि अगर मेरा दिमाग इसकी कल्पना कर सकता है और मेरा दिल इस पर विश्वास कर सकता है तो मैं इसे हासिल कर सकता हूं, तो यह सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं थी, ये उनके ट्रेनिंग का एक वैज्ञानिक हिस्सा था। यह आपके दिमाग को लक्ष्य के लिए इस तरह प्रोग्राम कर देता है कि बाकी सब कुछ शोर लगने लगता है। ये तो कमाल है। अब आते हैं स्टीव जॉब्स पर। उनका और मेडिटेशन का जिक्र हमेशा एक साथ आता है, लेकिन यहाँ मेरे मन में एक विरोधाभास आता है। एक तरफ ज़ेन बौद्ध धर्म है जो शांति और इच्छाओं से मुक्ति की बात करता है, दूसरी तरफ स्टीव जॉब्स थे जो अपनी जिद, परफेक्शन के जुनून और कभी-कभी अपने मुश्किल स्वभाव के लिए जाने जाते थे। ये दोनों बातें एक साथ कैसे फिट होती हैं? ये एक शानदार सवाल है, क्योंकि ये जॉब्स के फोकस के रहस्य को खोलता है। उनके लिए ध्यान का मतलब पैसिव या शांत हो जाना नहीं था। उनके लिए ध्यान का मतलब था मानसिक स्पष्टता, मतलब क्लैरिटी हासिल करना। उन्होंने खुद कहा था, जब आप बस बैठकर अपने दिमाग को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वो कितना बेचैन और अशांत है, लेकिन समय के साथ वो शांत हो जाता है और तब आप ज्यादा सूक्ष्म चीजों को सुनने लगते हैं। तो वो शोर के बीच सिग्नल ढूंढ रहे थे। ठीक, एग्जैक्टली। आज की दुनिया में हमारे पास बहुत ज्यादा जानकारी है, बहुत ज्यादा विकल्प हैं। जॉब्स का मानना था कि ध्यान उस सारे शोर को फिल्टर करके सबसे जरूरी चीज पर फोकस करने में मदद करता है। एप्पल की पूरी डिजाइन फिलॉसफी इसी से निकली है, सादगी, सिंप्लिसिटी। हाँ, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना जिसमें कुछ भी फालतू ना हो। ये क्षमता उन्हें उसी मानसिक स्पष्टता से मिली। वो सैकड़ों अच्छे आइडियाज को ना कह पाते थे ताकि एक बेहतरीन आइडिया पर काम कर सकें। फोकस का मतलब सिर्फ हाँ कहना नहीं है, बल्कि जरूरी चीजों के लिए बाकी सबको ना कहना है। और तीसरी तकनीक जो एलॉन मस्क से जुड़ी है, अपने माहौल को डिजाइन करना। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। इसका असल में क्या मतलब है? क्या वो अपने ऑफिस का फर्नीचर बदलते रहते हैं या कुछ और? नहीं, फर्नीचर से ज्यादा ये मानसिक माहौल की बात है। मस्क का सिद्धांत है, शोर पर सिग्नल को प्राथमिकता दें, मतलब फोकस ऑन सिग्नल ओवर नॉइस। वो एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां सिग्नल यानी जरूरी काम को करने में कोई रुकावट ना आए। इसका मतलब है ऐसी मीटिंग्स में शामिल ना होना जो जरूरी नहीं है, ऐसे ईमेल्स का जवाब ना देना जो उनके लक्ष्यों से नहीं जुड़े हैं। अच्छा, उनका वर्कस्पेस भी ऐसा ही होता है, सिर्फ काम, कोई फालतू बातचीत नहीं, कोई भटकाव नहीं। तो ये एक तरह से अपने आसपास एक फोकस का किला बनाने जैसा है। हाँ, और इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण है जिसे अटेंशनल रेसिड्यू कहते हैं। जब आप एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हैं, जैसे काम करते करते अचानक फोन पर नोटिफिकेशन देखना, तो आपका ध्यान पूरी तरह से नए काम पर नहीं जाता। आपके दिमाग का एक हिस्सा अभी भी पिछले काम के बारे में सोच रहा होता है। ये अटेंशनल रेसिड्यू आपके फोकस की क्षमता को बहुत कम कर देता है। मस्क का तरीका इस रेसिड्यू को कम से कम करना है। जब आपका माहौल शांत, साफ और उद्देश्य केंद्रित होता है तो आपका दिमाग स्वाभाविक रूप से गहरे फोकस में चला जाता है। और एक बिखरी हुई मेज या लगातार बजता फोन फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इन सब तकनीकों का नतीजा क्या है? मतलब जब कोई इस स्तर का फोकस हासिल कर लेता है तो असल में होता क्या है? सबसे पहला और सीधा नतीजा है कि आपकी प्रोडक्टिविटी, मतलब काम करने की रफ्तार और क्वालिटी, दोनों आसमान छूने लगते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग करने से हम ज्यादा काम कर लेंगे, लेकिन विज्ञान कहता है कि ये एक मिथक है। असल में हम टास्क स्विचिंग कर रहे होते हैं, जिससे हर काम में ज्यादा समय लगता है और गलतियां भी ज्यादा होती हैं। सही। एलॉन मस्क जैसे लोग डीप फोकस में विश्वास करते हैं। एक समय में एक जरूरी काम पर अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा लगा देना, इससे कम समय में असाधारण परिणाम मिलते हैं। इसका एक उदाहरण माइकल फेल्प्स का है। उन्होंने 10 अलग-अलग खेलों पर थोड़ा-थोड़ा ध्यान देने की बजाय सिर्फ अपनी तैराकी पर पूरा ध्यान केंद्रित किया और नतीजा हम सब जानते हैं। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा फायदा है आत्मविश्वास का बढ़ना। जब आप बिना भटके कोई काम पूरा करते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, जिससे आपको संतुष्टि और उपलब्धि की एक भावना मिलती है। ये एक पॉजिटिव साइकिल शुरू करता है। हर पूरी की गई जिम्मेदारी आपके अंदर ये विश्वास जगाती है कि आप चुनौतियों से निपट सकते हैं। टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर का कहना है कि निरंतरता और फोकस ही आपको औसत से असाधारण बनाते हैं। उन्होंने जब अपनी कमजोरियों, जैसे अपने बैकहैंड पर लेजर जैसा फोकस किया, तब जाकर वो अपनी खेल को अगले स्तर पर ले गए। ये दिलचस्प है।
हम अक्सर फोकस को सिर्फ काम या बाहरी लक्ष्यों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इसका एक आंतरिक पहलू भी है। और शायद वही सबसे महत्वपूर्ण है। फोकस सिर्फ बाहरी लक्ष्यों के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक शांति के लिए भी जरूरी है। जब हमारा दिमाग 10 अलग-अलग दिशाओं में बिखरा होता है, हम भविष्य की चिंता कर रहे होते हैं, अतीत पर पछता रहे होते हैं और वर्तमान में फोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो तनाव और चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन जब ध्यान एक जगह केंद्रित होता है, तो मन शांत रहता है। आप वर्तमान क्षण में जीते हैं। जैसा कि दलाई लामा ने कहा है, मन ही सब कुछ है। आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वही बन जाते हैं। अगर आपका ध्यान शांति पर है, तो आप शांत महसूस करेंगे। अगर आपका ध्यान समस्याओं पर है, तो आप चिंतित महसूस करेंगे। तो इसका कुल मतलब क्या है? अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें, तो मोहम्मद अली के विजन से लेकर स्टीव जॉब्स की मानसिक स्पष्टता और एलॉन मस्क की प्राथमिकता आधारित प्रोडक्टिविटी तक, सभी एक ही बात सिखाते हैं। जब आप डिस्ट्रैक्शंस को पीछे छोड़कर अपने लक्ष्यों पर लेजर जैसा फोकस करते हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं है। सही कहा। और ये याद रखना जरूरी है कि ध्यान ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यह हमारी ऊर्जा को दिशा देता है। जहां ध्यान, वहां ऊर्जा, और जहां ऊर्जा, वहां सफलता। और यह सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के लिए नहीं है। ये एक यूनिवर्सल टूल है जो किसी को भी अपने जीवन में असाधारण परिणाम हासिल करने में मदद कर सकता है। महानता हमेशा सोचने के तरीके से शुरू होती है। आज की इस चर्चा को समाप्त करने से पहले हम सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहते हैं। अगर आज आपको अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान सिर्फ एक चीज पर केंद्रित करने का मौका मिले, सिर्फ एक, तो वो एक चीज क्या होगी और उससे हासिल कर लेने से आपकी दुनिया कैसे बदल जाएगी? बुक शेल्फ टॉक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी, तो इसे उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें अपने जीवन में फोकस बनाने में मदद की जरूरत है। अगली बार तक ध्यान केंद्रित रखें।